आज के इस लेक्चर में मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपके सामने मनोविज्ञान के 3 प्रमुख संप्रदायों या स्कूलों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें संरचनावाद, प्रकार्यवाद और व्यवहारवाद के कंसेप्ट आपके सामने आए और मुख्य तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आज के इस लेक्चर में 2 प्रमुख वादों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे वाद शामिल हैं, लेकिन जो मुख्य वाद जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और अगले आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आपको अलग अलग ढंग से प्रमुख घटनाओं के बारे में, प्रमुख क्रियाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यतः मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति की स्वभाव, उसकी प्रकृति और उसकी क्रियाओं पर ज़्यादा बल देता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के महत्वपूर्ण बंधन को स्वीकार करते हुए मनोविज्ञान सीखने, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर बल देता है। अब व्यवहारवादियों के विपरीत आगे बढ़ते हुए जर्मनी के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक सामने आए जिन्होंने व्यवहारवाद का विरोध किया। व्यवहारवाद जो कि उद्दीपन और अनुक्रिया के माध्यम से सीखने पर या अधिगम करने पर बल देता था। गैस्टाल्टवादियों ने उसका विरोध किया और ये कहा कि सीखने की प्रक्रिया कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। सीखना जो है वो एक मशीनीकृत रूप में नहीं होता, बल्कि सीखना अचानक होता है, समझ के द्वारा होता है, सूझ के द्वारा होता है, इनसाइट के द्वारा होता है। और इस बात को प्रकट किया गया गैस्टाल्टवादियों के द्वारा। गैस्टाल्ट जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्णता, जिसका अर्थ है पूर्णता या समग्रता या होलनेस। ठीक, तो यहां पर अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि गैस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पूर्णता या समग्रता या होलनेस, यानी कि जिसको हम पूर्ण रूप से देख सके। जैसे कोई चेयर है तो चेयर को देख करके, उसकी स्ट्रक्चर को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि एक चेयर है। अगर हम उसके अंशों को अलग अलग कर दें, उसके को अलग अलग पार्ट में बांट दें, तो हम उसको चेयर नहीं करेंगे, बल्कि वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई कोई अवशेष है। जब वो कंबाइन हो जाती है, जिसको हम असेंबल कर देते हैं, तो वो एक चेयर का रूप ले लेती है। तो इसी चीज को यहाँ पर गैस्टाल्टवादियों के द्वारा बताया गया और कहा गया कि सीखने की जो प्रक्रिया है वह अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। किस चीज पर? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। इसको सूझ भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इनसाइट, कहा जाता है। उनके अनुसार अंतर्दृष्टि ही समस्या का तत्कालिक समाधान प्रस्तुत करती है। यानी कि अंतर्दृष्टि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या का समाधान होता है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया ट्रायल एंड एरर पर आधारित नहीं है, उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य बनने वाले अनुबंधन या बंध के कारण नहीं होता, बल्कि जो अधिगम होता है, सीखना होता है, वो समझ के कारण होता है, सूझ के कारण होता है, अंतर्दृष्टि के कारण होता है। तो यहाँ पर जो गैस्टाल्टवादी इस बात को कहते हैं कि सीखने का आधार जो है वो अंतर्दृष्टि या सूझ है। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से जो हमारे सामने नाम आते हैं वो आते हैं मैक्स वर्दाइमर। पहला नाम आता है मैक्स वर्दाइमर, दूसरा नाम आता है कोहलर और तीसरा नाम आता है कोफका।
कर्ट कोफका, और चौथा नाम भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, कर्ट लेविन। हालांकि इनका एक अलग सिद्धांत है, चारों का क्षेत्र अपना अलग अलग रहा। वर्दाइमन ने परसेप्शन पर कार्य किया, कोहलन ने अधिगम पर, लर्निंग पर अपना कार्य किया, कोफका ने मेमोरी पर अपना कार्य किया, और कर्ट लेविन ने भी लर्निंग पर कार्य किया, और उनके सिद्धांत को फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। मैंने जो क्वेश्चन सीरीज शुरू की है उसमें लगभग ये सारे प्रश्न शामिल हुए हैं। यहाँ पर फिर आपको रिपीटेशन के लिए चीज दी गई है कि मैक्स वर्दाइमर जो कि जर्मन के, ये चारों ही जर्मन के मनोवैज्ञानिक हुए हैं और चारों ही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। गैस्टाल्टवाद के अंतर्गत इनका नाम आता है, और इन्होंने कम से कम जो मैक्स वर्दाइमर है जो कि कोफका और कोहलर के गुरु भी हैं, इनके शिक्षक हैं, इनके मार्गदर्शक हैं, इन्होंने परसेप्शन के ऊपर अपना कार्य किया, कोहलर ने लर्निंग के ऊपर अपना कार्य किया, कोफका ने मेमोरी को अपना कार्य किया, और कर्ट लेविन ने लर्निंग के ऊपर अपना कार्य किया। तो यहाँ पर सूझ के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। उनके अनुसार संपूर्ण जो है वो हमारे अनुभव को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति सीखने में अंशों का सहारा नहीं लेता बल्कि पूर्ण क्रियाओं का सहारा लेता है। जो भी क्रिया को हम सीखते हैं पूर्ण रूप से सीखते हैं। जैसे किसी बच्चे को कविता याद करने के लिए देनी है तो पूरी की पूरी कविता हमें बच्चों को याद करने के लिए देनी है। अगर हम उसको पार्ट में बांट करके, अंशों में बांट करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो बच्चा उस पोयम को या कविता को समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। जब हम उसके सामने पूरी की पूरी कविता, चाहे वो 4 लाइन की हो चाहे वो 8 लाइन की हो, जब हम उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे के माइंड में ये एक समग्रता आ जाती है, एक पूर्णता आ जाती है कि मुझे ये 8 लाइन की कविता याद करनी है। अब उसका अपना तरीका है कि वह उनको अंशों में बांट करके याद करे या एक ही समय में या एक ही बैठक में पूरी याद कर ले। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि बालक के सामने पूरी की पूरी समस्या एक बार सामने आ जाती है और समस्या के सामने आने पर वह उसके समाधान में लग जाता है। तो ये पूरा सिद्धांत जो है गेस्टाल्टवाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपके सामने आता है वह आता है मनोविश्लेषणवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक विधि के रूप में भी, एक उपचार पद्धति के रूप में भी, और एक स्कूल के इज्म के रूप में, जिसको हम वाद या संप्रदाय कहते हैं, उसके रूप में मनोविश्लेषणवाद हमारे सामने आता है। इसको इंग्लिश में साइको एनालिसिस कहा जाता है। अब साइको एनालिसिस यानी कि मन का विश्लेषण करने वाला एक वाद या एक विधि। मन की संरचना किस प्रकार की है, इसको फ्रॉइड नाम के मनोवैज्ञानिक ने या सिगमंड फ्रॉइड नाम के मनोवैज्ञानिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसको देने का प्रयास किया। उनका पूरा का पूरा सिद्धांत अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित था। वो मनोवैज्ञानिक भी थे, एक डॉक्टर भी थे, मनोचिकित्सक थे। जो भी लोग उनके पास आते थे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, अपने इलाज के लिए आते थे, वो अपनी बातें उनके सामने बताया करते थे। और वह सिगमंड फ्रॉइड उनके अनुभवों को लिख लिया करते थे और उनके अनुभवों के आधार पर जो उन्होंने वाद स्पष्ट किया, जो वाद दिया, उसको नाम दिया जाता है मनोविश्लेषणवाद। अब मनोविश्लेषणवाद ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है उस पर बल दिया जाता है। व्यक्तित्व का जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है, पर्सनैलिटी किस प्रकार से कार्य करती है, पर्सनैलिटी की संरचना क्या है, उसमें चेतन और अचेतन की क्या भूमिका है। यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसके अंतर्गत चेतन और अचेतन पर बल डाला गया है। चेतन किस रूप में कार्य करता है और अचेतन किस रूप में कार्य करता है, और इस संपूर्ण रूप को मिलाकर के पर्सनैलिटी किस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर केवल छोटे शब्दों में इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मनोविश्लेषणवाद एक संप्रदाय के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका प्रतिपादन
किया गया सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया और साथ साथ इसको प्रारंभ किया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति सोचता है, विचार करता है और अपनी समस्याओं का समाधान वह किस प्रकार से संपन्न कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने ड्रीम एनालिसिस के माध्यम से महिलाओं की और साथ साथ पुरुषों की समस्याओं का समाधान किया। एक विधि के रूप में मनोविश्लेषण मेथड को प्रयोग में लाया गया और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया। हालांकि मनोविश्लेषणवाद जितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है उतना ही विवादास्पद सिद्धांत भी है। विवादास्पद किस रूप में है, कभी जब मैं पर्सनैलिटी के बारे में आपके सामने लेक्चर दूंगा तो इसको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद एक ऐसा सिद्धांत है कि वो केवल 10-15 मिनट की क्लास में पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम 5-6 लेक्चर चाहिए जो इसको पूरी तरह से समझने में सहायक होंगे। यहाँ पर केवल एक वाद के रूप में आपके सामने ये चीज आ रही है कि मनोविश्लेषणवाद एक ऐसा वाद है जिसके अंदर मन की संरचना पर बल दिया गया, जिसमें मन को चेतना, अर्धचेतना और अचेतन में बांटा गया और इसका विस्तृत अध्ययन किया गया और फ्रॉइड के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो अचेतन पर निर्भर करता है। यानी कि अचेतन वह आधार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं यहाँ पर ये लेक्चर पूरा करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हुई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।